क्लास वेलकम बैक बच्चों। लो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बेटा बिल्कुल चुप हो, ठीक है ना? ठीक है, हाँ एक्साइटमेंट होगी बहुत ज्यादा ट्रिप पे जाने की, लेकिन अब सामने देखो बाबू। हम बात कर रहे थे कल जाते जाते, बस हम बात कर रहे थे कल जाते जाते बेटा फ्लो वर्सेस स्टॉक वेरिएबल की। वहीं से चर्चा को शुरू करेंगे और आज काफी पोर्शन खत्म कर दूंगा। ऑलमोस्ट चैप्टर डन हो जाएगा आज। कल रह जाएगी बात तो 15 मिनट की रह जाएगी। ठीक है, फिर तैयारी करो, किसी सैंपल पेपर से कवर करेंगे इसको परसों और फिर बेटा टेस्ट लेंगे। ठीक है जी बाबू, टॉपिक का नाम है स्टॉक वर्सेस फ्लो। बेटा अब कोई बोलेगा नहीं। और आज बेटा मैंने पीडीएफ आपके सामने रेडी करा लिया, ठीक है ना? आज हम पीडीएफ से पढ़ेंगे, मेरा लिखने वाला पोर्शन कोई ज्यादा नहीं होगा। बेटा बात करेंगे स्टॉक वर्सेस फ्लो वेरिएबल की। बेटा कल भी बात कर रहा था, स्टॉक वो वेरिएबल होते हैं जो एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर होते हैं। बेटा 31 मार्च के दिन 15 सितंबर को रात को 11 बजे ये चीज की क्वांटिटी इतनी, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम होता है बेटा। जबकि बेटा फ्लो वेरिएबल की बात करें तो ये मेजर होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यहां बेटा टाइम डायमेंशन इन्वॉल्व है, चाहे वो एक दिन है, चाहे वो एक घंटा है, चाहे वो बेटा 15 दिन है, चाहे वो एक साल है, कहीं ना कहीं कोई टाइम डायमेंशन इन्वॉल्व होता है। और यहां बेटा कोई टाइम डायमेंशन इन्वॉल्व नहीं है, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात चल रही है। मैंने बिल्कुल आखिरी में जाते जाते आपको एक आता बेटा, कॉमर्स साइड के बच्चे के लिए जानना सबसे आसान है कि स्टॉक क्या और फ्लो क्या, सबसे ज्यादा आसान। बेटा हमारे पास एग्जांपल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का। कल मैंने एग्जांपल दिया था आपको जाते टाइम कि जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो हम उसमें दो अकाउंट बनाते हैं और एक स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट का नाम है बैलेंस शीट और बेटा अकाउंट के नाम है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा जब हम ये अकाउंट बनाते थे तो हमारे टीचर हमारे को कहते थे ये मेंशन करने के लिए कि यहां लिखो कि आप किस पीरियड के लिए बना रहे हो। और आप लिखते थे बेटा फॉर द पीरियड स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल टू नेक्स्ट 31 मार्च, कि किस साल के लिए आप बना रहे हो। मान लो 1 अप्रैल 2022 से लेकर आप 31 मार्च 2023 के लिए बना रहे हो। लेकिन बेटा जब आप बैलेंस शीट बनाते थे तो बैलेंस शीट में लिखते थे एज और फाइनेंशियल ईयर का आखिरी दिन लिख देते थे, तो ये 31 मार्च 2023 है मेरे ख्याल। तो ये करते थे, यानी कि बेटा ये बैलेंस शीट ये बता रही है कि इसमें लिखी गई जितनी भी एसेट्स हैं, इसमें लिखी गई जितनी भी लायबिलिटीज हैं, वो 31 मार्च के दिन क्या वैल्यू रखती है। 31 मार्च के दिन मेरे पास फर्नीचर कितना, 31 मार्च के दिन मेरी इन्वेस्टमेंट कितनी, 31 मार्च के दिन मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना, 31 मार्च के दिन मेरा बैंक बैलेंस कितना, 31 मार्च के दिन मेरी कैपिटल कितनी। ये सब 31 मार्च के दिन है। ऐसा नहीं कोई कह सकता कि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मेरा फर्नीचर इतना। ऐसे कब बोलते हैं फर्नीचर को? समझ में आती है बेटा बात? लेकिन बेटा अगर मैं यहां पर बात करूं तो बेटा बोलते हैं ऐसा कोई नहीं बोलता 31 मार्च के दिन मेरी सेल इतनी, कोई गधा नहीं बोलता ऐसा। और बोल रहा है बेटा उस अकाउंट्स के बारे में कुछ नहीं पता। ऐसा बोला जाता है 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च के दिन मेरी सेल्स कितनी आई, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक मैंने सैलरी कितनी पे करी। ऐसे ही तो बोलते हैं बेटा। समझ में आ रही है बेटा? अब वो मैंने आपको बड़ा क्लियर कर दिया है कि बेटा यहां लिखी हुई जितनी भी बातें कुछ एक्सेप्शन के साथ लोन, और यहां लिखी हुई जितनी बातें छोड़ दो, ये सब स्टॉक हैं। स्टॉक मेजर होता है पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बैलेंस शीट भी बनती है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, फ्लो होता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ये दोनों अकाउंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनते हैं। ठीक है ना जी? समझ में आती है बेटा बात? मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। अब एग्जाम्पल की बात करें, यहीं से इंट्रोड्यूस करेंगे बहुत सारे एग्जाम्पल। ठीक है ना जी? यहीं से इंट्रोड्यूस करेंगे। बेटा अगर मैं आपसे पूछूं पॉपुलेशन, इंडिया की पॉपुलेशन, तो बेटा स्टॉक होगा या फ्लो होगा? बेटा ज्यादातर अगर आप बात करो ना तो बेटा पॉपुलेशन सेंसस एक पर्टिकुलर डे पर देती है सरकार। ठीक है ना? हम 10 साल के बाद सेंसस निकालते हैं बेटा, स्टैट्स निकालते हैं, तो सरकार बताती है पॉपुलेशन एज ऑन दिस एंड दैट डेट इतनी हो चुकी है इंडिया की। ऐसे ही आता है ना सेंसस में।
आपको ये तो पता ही होगा यार, आप आईडी पढ़ चुके हो, पहला सेंसस आया था 1881 में, ठीक है ना, और बाबू वहां से हमारी पॉपुलेशन हर 10 साल के बाद काउंट हो रही है। 2021 में होनी थी, कोविड के चक्कर में नहीं हुई, लेकिन अब एक स्टैट आया है सबके सामने कि 140 करोड़ हो चुके हैं, ठीक है ना कहीं चाइना की पॉपुलेशन भी पार कर दी इंडिया ने। सर एक पर्टिकुलर डेट को आया है, पॉपुलेशन एज ऑन दैट एंड दैट डेट, एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर हुई है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम नहीं मेजर हुई। समझ में आ रही है बेटा बात, कोई दिक्कत तो नहीं। अगर मैं आपसे कहूं नेट प्रॉफिट, वो फ्लो है या स्टॉक, फटाफट से बताओ। फ्लो। क्यों बेटा, ऐसा नहीं होता नेट प्रॉफिट 31 मार्च के दिन, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च के दिन मैंने क्या, तो बेटा वो क्या है, वो बेटा फ्लो वेरिएबल है। कोई दिक्कत तो नहीं, दिक्कत तो नहीं। नेट लॉसेस, अगर बेटा प्रॉफिट फ्लो है तो लॉसेस कैसे फ्लो नहीं होगा, वो भी पक्का फ्लो होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आ रही है बेटा बात। बाबू अब प्रॉफिट के ही ना दूसरे नाम भी पेपर में आते हैं, कई बार नाम आता है इनकम, तो उससे क्या फर्क पड़ गया भाई, प्रॉफिट कह लो, इनकम कह लो या कह लो सेविंग्स, ज्यादातर नाम पेपर में आते हैं बदल बदल के। तो दिक्कत तो नहीं, प्रॉफिट हो गया, सेविंग्स हो गई, इनकम होगी, सब एक जैसी बात है। अब बेटा इसको इकोनॉमिक एंगल देने का कोशिश करता हूं मैं, नेशनल इनकम, ये क्या है बेटा, फ्लो वेरिएबल है। अगर भाई इंसान इनकम ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट होती है, तो बेटा देश की कैसे कैलकुलेट होती है, वो भी ओवर पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट होती है, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। नेशनल इनकम हमेशा किसका एग्जांपल है, फ्लो वेरिएबल है, ठीक है। मैं कहूं नेशनल वेल्थ, बेटा वेल्थ का मतलब होता है कैपिटल। अब समझदार हो, कैपिटल कहां दिखाते हो, बैलेंस शीट में, यहां लिखी हुई लगभग सारी आइटम क्या है, स्टॉक है। तो बेटा मैं कहूं वेल्थ, मैं कहूं नेशनल वेल्थ, कोई फर्क नहीं पड़ता, वेल्थ का मतलब कैपिटल होती है बेटा, वो एक स्टॉक एलिमेंट है, कोई दिक्कत तो नहीं। मैं कहूं बैंक बैलेंस, फटाफट से बताओ, सब समझदार हो बेटा। बाबू बैंक बैलेंस कहां लिखा जाता है ये भी पता है आपको, बैलेंस शीट में लिखा जाता है, वहां लिखे जाने वाली लगभग सारी आइटम स्टॉक है, एक आधा एक्सेप्शन है, वो बिल्कुल लास्ट में शेयर करता हूं, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक बात। अब सोच समझ के बताना, मैं पूछ रहा हूं जीडीपी, जीडीपी पता है डेफिनेशन जीडीपी की, मेरी तो एक बड़ी कहानी है, मैं तो बड़ी सिंपल सी बात बोलता हूं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर मिलकर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं एक साल में एक इकोनॉमी में, उस इकोनॉमी का जीडीपी होता है एक साल में। मेरे देश के प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर ने एक साल में कितने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करे, वो मेरे देश की जीडीपी है। सर एक साल, इतना बड़ा टाइम डायमेंशन इन्वॉल्व है, तो बेटा जीडीपी हमेशा क्या है, फ्लो, ठीक है ना। मैं आपसे पूछूं क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, देखो अभी परेशान होना शुरू हो गए, तो हल्की सी लैंग्वेज बदलो। अच्छा एक बात बताओ, जीडीपी में भी तो मैंने यही बात बोली, तुम गधे हो थोड़े से, पहले तो बताओ मैंने जीडीपी में क्या बोला, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर ने मिलकर कितने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करे, वही बात बोली मैंने। अब वो वर्ड हटा के बस जान के एक वर्ड डाल दिया छोटा सा, तो इसमें परेशान हो गए। वो कभी ऐसे भी निकालते हैं कि प्रोडक्शन आउट कितना करा, और भाई 3 महीने में कितना प्रोडक्शन करा, या 4 महीने में कितना प्रोडक्शन करा, या 4 महीने में कितनी परचेज करी, ठीक है ना। तो क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड हमेशा बेटा एग्जांपल है फ्लो का, क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। और अगर मैं कहूं क्वांटिटी ऑफ गुड्स स्टोर्ड, वो हमेशा स्टॉक है, वो क्लोजिंग स्टॉक की तरह काम कर रहा है कि मैंने एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर कितना गुड्स स्टोर कर रखा है, ठीक है ना। क्वांटिटी ऑफ गुड्स स्टोर्ड, मेरा ख्याल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात में, लगभग मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है जी। बढ़ाएं बात को आगे, सिर्फ एक आखिरी बात एक्सेप्शन के तौर पर ध्यान रखना बेटा, अगर कभी पूछा जाए इन्वेस्टमेंट, अगर कभी पूछा जाए इन्वेस्टमेंट, ऑल्दो इट इज अ बैलेंस शीट आइटम, पर ये स्टॉक नहीं होता, ठीक है ना।
सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट ये दोनों वर्ड साथ साथ चलते हैं, और जिस चीज को आप इन्वेस्टमेंट सोच रहे हो ना, अभी मैं आपको बता देता हूँ, वो इन्वेस्टमेंट होती नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स की भाषा में। आप समझ रहे हो तो मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीद लिए, मैंने फ्लैट खरीद लिया, वो इन्वेस्टमेंट है? वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में। बताऊंगा अभी समय आने पर क्या होती है, पर बेटा इन्वेस्टमेंट एक एक्सेप्शन है, इसको आपने याद रखना है। ये स्टॉक नहीं है, बैलेंस शीट में दिखाने के बाद भी हमेशा क्या है, फ्लो वेरिएबल है, और ज्यादातर इसका दूसरा नाम पेपर में आता है, इन्वेस्टमेंट नहीं आता, पेपर में नाम आता है कैपिटल फॉर्मेशन। पेपर में नाम यही आएगा बेटा, कैपिटल फॉर्मेशन, ध्यान रखना। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, बढ़ाएं बात को आगे, चलो जी। लो पुत्र, सब सामने देख रहे हैं बेटा। अब मैंने आपसे डिस्कस करने हैं फ्लो के दो पार्ट। बेटा फ्लो के दो पार्ट डिस्कस करने हैं। एक सेकंड दोस्त करना, एटम हम लास्ट होगा बाबू। अब बड़ी होगी। लो बाबू इधर देखना, फ्लो के दो पार्ट है बेटा। एक का नाम है रियल फ्लो, दूसरे का नाम है मनी फ्लो। लो पुत्र सामने देख रहे हैं सब, ठीक है ना? ज्यादा लिखने वाला काम नहीं करते, अब लिखने वाली प्रैक्टिस बंद करते हैं। लो जी बाबू, लिखने वाला काम कम करेंगे अब, ठीक है ना? सामने देखना बेटा, रियल फ्लो में हमने लिखा हुआ है फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन हाउस होल्ड एंड फर्म, और बेटा फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द हाउस होल्ड एंड फर्म। बेटा जैसा कि नाम बोल रहा है, रियल फ्लो में हाउस होल्ड और फर्म आपस में एक्सचेंज सिर्फ गुड्स और सर्विस को करेंगे, पैसे का एक्सचेंज नहीं होगा। तो बेटा अगर सिर्फ गुड्स और सर्विस को ही एक्सचेंज करना है, तो बेटा कमियां भी बिल्कुल वैसी होंगी। जब गुड्स और सर्विस का एक्सचेंज हो रहा है बेटा, बार्टर सिस्टम ही तो चल रहा है, तो बेटा अगर कोई कमी आएगी तो बेटा इसमें बार्टर सिस्टम जैसी ही कमी आएंगी। देखो क्या लिखा हुआ है, देयर इज डिफिकल्टी सेम एज इन द बार्टर सिस्टम। तो बेटा कमियां भी बिल्कुल बार्टर सिस्टम जैसे ही है, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं। और इसका नाम दूसरा भी एक और नाम है बेटा, इसको दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो। बेटा फिजिकल फ्लो इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि फिजिकल गुड्स एंड सर्विसेज का ही फ्लो होता है, ठीक है जी। तो बेटा क्योंकि यहां पर मनी का ही एक्सचेंज होने वाला है हाउस होल्ड और फर्म्स के बीच, इसलिए बेटा बार्टर सिस्टम जैसी कोई कमी नजर नहीं आएगी, और इसका एक दूसरा नाम है नॉमिनल फ्लो। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आती है बात? एग्जाम्पल मैं बोर्ड पर दे देता हूं, व्हाइट बोर्ड पर। लो सब सामने देख रहे हैं बेटा, हाउस होल्ड फर्म, सब सामने देखना प्लीज मेरी तरफ। बेटा हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म, और बेटा कल मैंने आपसे डिस्कस करी थी फैक्टर सर्विसेज क्या है। मेरी तरफ देखना, क्या है फैक्टर सर्विसेज? बेटा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, सही होता है बेटा। हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म, इस फैक्टर सर्विसेज की मदद से बेटा फर्म गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करती है और बेचती है। बेटा इस बार क्या हुआ, फर्म ने ना इसको कैश नहीं दिया इसकी फैक्टर सर्विसेज के बदले में, बल्कि इसको क्या किया, कोई गुड्स और सर्विस ही दे दिया, ठीक है जी। समझ में आ रही है बेटा बात? लो एग्जाम्पल के तौर पे एक बात बोलता हूं आपको बेटा। एक पर्सन ना मेरे पास आया कि मुझे ना कुछ नौकरी की तलाश है, मेरा कोई घर बार भी नहीं है, मैं अकेला हूं, मुझे नौकरी दे दो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा तू बता कंप्यूटर चलाना जानता है? कह रहा हाँ मैं कंप्यूटर चला लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मेरे ऑफिस में एक पोस्ट खाली है, तू कंप्यूटर चला ले। उसने कंप्यूटर चलाना शुरू कर दिया, उसको थोड़ा बहुत काम आता था, हमने रख लिया। पर उसके पास बेटा ना कोई रहने की जगह थी, ना खाने के लिए उसके पास कुछ सामान होता था। तो हमने कहा तू एक काम कर, तू ऑफिस में काम करता रहे, कैश हम तुझे कुछ नहीं दे रहे, बदले में कैश नहीं दे रहे, ये जगह है मेरी, ये शाम को खाली हो जाती है, तो रात को ना यहीं सो जाया कर और सुबह उठ के फिर ऑफिस चला जाया कर। ये तो दे दी मैंने तेरे को सर्विस के तौर पे अपनी जगह रेंट पर, ठीक है ना। और 3 टाइम का तेरा खाने की जिम्मेदारी हमारी है, हम देंगे तेरे को खाना, और जब तेरे को ऑफिस जाना होगा यहाँ से तो उसका रेंट भी, किराया भाड़ा जो भी होगा रिक्शे का, वो भी सब हम देंगे। तेरे को खाना मिलता रहेगा, रहने की जगह मिलती रहेगी, तेरा सर्वाइवल होता रहेगा, तो इसके बदले मेरे लिए काम कर। तो बेटा वो मुझे फैक्टर सर्विसेज दे रहा है, वो मुझे लेबर सर्विसेज दे रहा है,
लेकिन मैं भी उसको कोई कैश नहीं दे रहा, मैंने भी बदले में क्या करा उसके लिए, गुड्स और सर्विस उसको देने शुरू कर दिया। ऐसे फ्लो को हम बोलते हैं रियल फ्लो, ठीक है ना। और इसका ही दूसरा नाम है फिजिकल फ्लो, और इसमें कमियां बिल्कुल बार्टर सिस्टम जैसी हैं। और याद हो तो बेटा, अगर मैं बोलना चाहूं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, एक ऐसा आदमी ढूंढना जो मेरे लिए काम का हो और बेटा मैं भी उसके लिए उतना ही काम का हूं, सर ये बहुत मुश्किल काम है दुनिया में, ठीक है ना जी। कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आती है बेटा बात, ठीक है जी। मनी फ्लो का डायग्राम ये भी अच्छे से समझ लो, सब सामने देखना बेटा। हाउस होल्ड ने प्रोवाइड करा लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर मतलब फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म। फैक्टर सर्विसेज का यूज करके बेटा फर्म ने क्या जनरेट करा, गुड्स एंड सर्विसेज। वो गुड्स एंड सर्विस मार्केट में बेचे, पैसा आ गया, तो बेटा फर्म ने फैक्टर पेमेंट कर दी हाउस होल्ड को। ये फैक्टर पेमेंट क्या होती है समझदार हो, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। बेटा ये तो दिमाग में छाप लो, इसके बिना चलने की नहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये तो छाप लो बस दिमाग में, ठीक है ना। तो बेटा आपने हाउस होल्ड्स को पेमेंट कर दी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट मतलब फैक्टर पेमेंट कर दी। और बेटा इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। आपने पैसे दिए, इन्होंने पैसे खर्च दिए आप ही के गुड्स और सर्विस बाय करने में, क्योंकि गुड्स और सर्विस बनाता कौन है बेटा इकोनॉमी में, सिर्फ फर्म। कल की बात याद हो तो बेटा पैसे का ही एक्सचेंज हो रहा है, यहां से भी पैसा जा रहा है, वहां से भी पैसा ही जा रहा है, यहां सिर्फ गुड्स और सर्विस का ही एक्सचेंज हो रहा था, ठीक है ना। यहां कमी कभी बार्टर सिस्टम जैसी नहीं हो सकती, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो बेटा ये टॉपिक भी फिनिश हो जाता है हमारा, टाइप्स ऑफ फ्लो। स्टॉक और फ्लो भी खत्म कर दिए, टाइप्स ऑफ फ्लो भी खत्म कर दिए। अब मैं वो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं जिसके पेपर में आने के चांसेस लगभग 100% होते हैं, ठीक है ना, सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, ठीक है जी। बाबू अगर एक बार ये सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी निपट गया तो आगे के सर्कुलर फ्लो सिर्फ सेकंड्स के काम है, इसलिए मैं बोल रहा था लगभग चैप्टर खत्म हो जाएगा, मेरी कुछ कल की चर्चा 15 मिनट की बचेगी, ठीक है जी। तो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी। इसका डायग्राम मैं यहीं पर बनाऊंगा बेटा, एक्सप्लेनेशन आगे से दिखा दूंगा। लोग उत्तर, कल मैंने ना एक बात बोली थी अगर आपको याद हो कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में ना हमारे पास लगभग वो सारा पोर्शन है जो प्रैक्टिकल नहीं है, जो हाइपोथेटिकल है। बोली थी ना बात कि मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ लो तो आपको पता लगेगा कि 12th में हमें एक भी बात ऐसी नहीं कराई जो बिल्कुल रियलिटी के पास हो, रियलिटी से बहुत दूर दूर की बातें करा रखी। तो बेटा उसमें से सबसे पहला एग्जाम्पल आपको ये देखने को मिलेगा, कहता है सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर इकोनॉमी, मतलब ये एक ऐसी सिचुएशन है जो रियलिटी में है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती, और हमारे कोर्स में यही है सबसे ज्यादा, विद एक्सप्लेनेशन ही है। बेटा कहता है सर्कुलर फ्लो बनाओ टू सेक्टर इकोनॉमी का। बेटा जब आपने बोला ना टू सेक्टर इकोनॉमी, तो बेटा पहला सेक्टर आपने लिया हाउस होल्ड और दूसरा सेक्टर लिया फर्म। दैट मीन्स देयर इज नो गवर्नमेंट एंड देयर इज नो फॉरेन सेक्टर। भाई मुझे भी बताओ दुनिया में ऐसी कौन सी इकोनॉमी है जहां पर गवर्नमेंट नहीं है, जहां पर उसका फॉरेन सेक्टर नहीं है। फॉरेन सेक्टर ना होने का मतलब है कि वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं करते किससे। सर ग्लोबलाइजेशन के जमाने में आप मुझे कह रहे हो कि कोई फॉरेन सेक्टर नहीं है, आप मुझे कह रहे हो कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। सर कौन सा देश चल रहा है ऐसा, यहाँ दो सेक्टर है? नहीं गवर्नमेंट तो है, गवर्नमेंट तो है, क्यों नहीं है नॉर्थ कोरिया में फॉरेन सेक्टर? सैमसंग यहाँ कैसे आ गई? अच्छा नॉर्थ कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया डील करता है, नहीं बहुत सारी कंट्री से करता है। अभी तो यार ट्रेन से तो रशिया घूम के आया भाई साहब, इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आया, नहीं करता तो है, फॉरेन सेक्टर तो है यार। यार ग्लोबलाइजेशन के जमाने में नहीं कह सकते तुम ये बातें। इधर देखना मेरी तरफ प्लीज बेटा, मेरी तरफ देखो। एक्सप्लेनेशन का पहला पॉइंट कंफर्म है। जब इसने बोला कि सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर बनाओ, तो बेटा सबसे पहली पॉइंट एक्सप्लेनेशन की यही है, देयर एग्जिस्ट ओनली टू सेक्टर इन द इकोनॉमी, वन इज हाउस होल्ड एंड द अदर वन इज फर्म। देयर इज नो गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी। What do you mean by closed economy? A economy having no economic relationship with outside world.
बेटा मैं क्या बोल रहा हूं, देयर एग्जिस्ट ओनली टू सेक्टर, कृष्णा रुक जा बेटा, देयर एग्जिस्ट ओनली टू सेक्टर, वन इज हाउस होल्ड एंड अदर वन इज फार्म, देयर इज नो गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमी इज क्लोज्ड इकोनॉमी। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा देयर इज नो फॉरेन सेक्टर, थोड़ा स्मार्टली, थोड़ा लैंग्वेज भी स्टैंडर्डाइज करो। देयर इज क्लोज्ड इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी मींस अ इकोनॉमी हैविंग नो इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद आउटसाइड वर्ल्ड। मैं एक ऐसी इकोनॉमी की बात कर रहा हूं जिसके आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कोई इकोनॉमिक रिलेशन नहीं है, वो इकोनॉमिकली डील नहीं करते किसी के साथ। उसका सिंपल मतलब घूम फिर के वही है कि फॉरेन सेक्टर नहीं है। समझ में एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पॉइंट क्या है? क्लियर है बेटा बात? लिखनी है खाली, मैंने नहीं याद करनी, वो आपने याद करनी है। ठीक है जी बाबू, मैं डायग्राम बनाऊंगा, डायग्राम से ही सारी एक्सप्लेनेशन है। आराम से सर्कुलर फ्लो इन टू सेक्टर का डायग्राम देखो। लो जी पुत्र, सब सामने देख रहे हैं बेटा, क्योंकि इकोनॉमी में दो ही सेक्टर हैं तो मैंने दोनों बना दिए, पहला हाउस होल्ड दूसरा फार्म। बेटा हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी फर्म को, ठीक है। फैक्टर सर्विसेज क्या क्या फटाफट बोलो। लैंड, कोई दिक्कत तो नहीं, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर। मेरा डायग्राम बनाने का तरीका देखते रहना। घर रुक जाओ यार, क्या कर रहा है यार बेटा, मेरा डायग्राम बनाने का तरीका देखते रहना। मैं ऐसे ही कहीं पर भी कुछ नहीं बना दूंगा, कोई भी लूप मतलब मैं क्रिएट करूंगा वो जान कुछ करूंगा, आपको पता है, जिनको याद आ रहा होगा। बेटा आपने फैक्टर सर्विसेज दी, इन्होंने गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करे, मार्केट में बेचे, पैसा आ गया। आपने फैक्टर पेमेंट दी, आपकी फैक्टर सर्विसेज के बदले में, जिसका नाम है रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। किसके हाथ में है पैसा? हाउस होल्ड के हाथ में। जब आपको फैक्टर पेमेंट दिया, पैसा आपके हाथ में है। आपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया ऑन द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। जब आपने खर्चा कर दिया, पैसा किसके हाथ में आ गया? और फर्म ने बेटा आपको गुड्स और सर्विस दे दिए प्रोड्यूस करके। ये कहानी चलती रहती है इकोनॉमी में। आपने देखा मैंने लूप कैसा क्रिएट करा, ढंग से देखा बेटा? जब मैंने ये लूप क्रिएट करा तो मैंने इनर लूप क्रिएट करने की कोशिश करी। जब बेटा मैंने ये लूप क्रिएट करा तो मैंने इनर लूप नहीं किया, मैंने आउटर लूप क्रिएट करा इसको, और बेटा फिर आउटर लूप और देन इनर लूप। मैंने ऐसे स्मार्टली किया क्योंकि मेरे को एक्सप्लेनेशन का 6th पॉइंट कह लो दिमाग में चल रहा था। बेटा मैं एक्सप्लेनेशन का फर्स्ट पॉइंट बता चुका हूं कि मुझे क्या लिखना है। 6th पॉइंट, द इनर लूप इज रियल फ्लो। अभी मैंने रियल फ्लो में सेम डायग्राम बनाया, देखो कि आपने फैक्टर सर्विसेज दी, आपने गुड्स और सर्विस दी, आपने फैक्टर सर्विसेज दी, आपने गुड्स और सर्विस दी। तो बेटा एक्सप्लेनेशन के 6th पॉइंट में मुझे यही लिखना है कि जो इनर लूप है वो रियल फ्लो है और जो आउटर लूप है वो मनी फ्लो है। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। एक्सप्लेनेशन के 6 पॉइंट है। पहला क्लियर, इकोनॉमी में दो सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं, हाउस होल्ड और फर्म, ना कोई गवर्नमेंट है, इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक है, और क्लोज्ड इकोनॉमी को एक्सप्लेन कर देना कि आपका मतलब क्या। 6 पॉइंट हो गया, इनर लूप इज रियल फ्लो, आउटर लूप इज मनी फ्लो। अब बचते हैं बेटा 2, 3, 4, 5। लिखना क्या है सर? कुछ नहीं, डायग्राम दिमाग में छाप लो, लिखा जाएगा। थोड़ी सी अंग्रेजी जान लो बस, और कुछ नहीं करना। ठीक है जी। लो बेटा ये है मेरा पॉइंट नंबर 2, यहीं से शुरू किया था ना मैंने, ये है मेरा पॉइंट नंबर 2। क्या लिखोगे? हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म एंड फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम द हाउस होल्ड। जब इकोनॉमी में दो सेक्टर हैं तो फर्म किसी और से भी ले सकती है फैक्टर सर्विस। क्या बात कर रहे हो? क्या मैंने बोला? हाउस होल्ड प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज, या रेंडर लिख लेना, हाउस होल्ड रेंडर फैक्टर सर्विसेज टू द फर्म एंड फर्म हायर फैक्टर सर्विसेज ओनली फ्रॉम हाउस होल्ड। तीसरा आदमी नहीं है भाई कोई इकोनॉमी में, इससे ही तो लोगे फैक्टर सर्विस। ये हो गया एक्सप्लेनेशन का पॉइंट नंबर 2, अगर किसी को कोई दिक्कत ना आई। ठीक है ना बेटा? ये एक्सप्लेनेशन का पॉइंट नंबर 3, इनर लूप ही। क्या लिखोगे? फर्म सोल्ड देयर एंटायर आउटपुट टू द हाउस होल्ड। जितना बनाया सब बेच दिया हाउस होल्ड को, कोई है ही नहीं और दूसरा, किसको बेचोगे? इसी को तो बेचोगे। कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? 4th पॉइंट में ना पूरा आउटर लूप लिख देना, दोनों की दोनों बातें।
firm provide factor payment to the household and household incurred consumption expenditure on the goods and services produced by the firm. समझ में एक्सप्लेनेशन में क्या किया? ये रहा पॉइंट नंबर 2, ये रहा पॉइंट नंबर 3 और 4 में सब कुछ लिख दिया। अब फिफ्थ में एक बड़ी काम की बात लिखनी है, इसलिए मैंने फिफ्थ पॉइंट को अलग कर दिया। बेटा देयर इज नो सेविंग एट द एंड ऑफ द हाउसहोल्ड और एट द एंड ऑफ द फर्म, दोनों में से कोई सेविंग्स नहीं करता। देखो मौका दोनों के पास आता है। जब आपने फैक्टर पेमेंट करी, पैसा इसके पास आया, इसके पास मौका था ना, पैसे को जोड़ सकता था। ये भी अजम्पशन है, मैंने बोला था ना मैक्रो इकोनॉमिक्स में तो सारी अजम्पशन कैसी की तैसी की हुई है। बेटा ये भी अजम्पशन है कि हाउसहोल्ड ने 1 रुपया नहीं जोड़ा, सब का सब खर्च कर दिया गुड्स और सर्विस बाय करने में। और जब बेटा आपके गुड्स और सर्विस बाय करे, पैसा आपके पास भी आया ना, पर बेटा आपने भी 1 रुपया नहीं जोड़ा, आपने भी सब गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने में लगा दिया। तो मान के चलते हैं देयर इज नो सेविंग्स, कोई सेविंग्स नहीं है, ना तो हाउस होल्ड इकोनॉमी में सेव करता है 1 रुपया भी, और ना ही बेटा फर्म्स करती। समझ में आई बेटा एक्सप्लेनेशन? क्या मैं क्लियर हूं उस बात को लेकर? लो उत्तर एक बार फिर भी पढ़ लो, अगर देख लेते हैं कुछ समझ में आ जाए तो तुम्हें। बेटा कैमरा चलता रहेगा, आप आराम से इसको रीड करते रहो। फर्स्ट पॉइंट रीड करना। ये सबसे पहला इनर लूप है, ठीक है। ये दूसरा इनर लूप है, ठीक है। बेटा ये दोनों आउटर लूप है। भाई ये पहले लिखना है, इसने लिख दिया लड़की समझदार है, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, मतलब ये बात पहले लिखनी है और ये बात बाद में लिखनी है। अब सारी गलतियां पता लगेंगी तेरी शिविका, तूने क्या क्या कर रखी है। अब तू आ जाओ, धनिया बनाया तूने कुछ। चलो पढ़ते चलो बेटा फिफ्थ पॉइंट। डन डन है बेटा, बढ़ाएं बात को आगे। चलो अभी डायग्राम वाला मुद्दा है बाबू। अब मेरे पास सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट है, इन 3 सेक्टर इकोनॉमी है, इन 4 सेक्टर इकोनॉमी है, और बेटा फिर बाद में लीकेज और इंजेक्शन एक टॉपिक है, ठीक है जी। विद फाइनेंशियल मार्केट 3 सेक्टर 4 सेक्टर कोशिश करते हैं अभी खत्म कर देते, इसमें है ही नहीं, 1-1 मिनट की बात है, ये तो अभी खत्म कर देते हैं, ठीक है जी। कल लीकेज और इंजेक्शन 5-7 मिनट लगाएंगे, खत्म करेंगे, ठीक है ना। और फिर आप कह रहे हो आप सुनाओगे, देख लेना, वो आपकी इच्छा है, ठीक है जी। नहीं सुनाओगे कोई दिक्कत नहीं, कल सैंपल पेपर शुरू करा दूंगा, ठीक है जी। लो मेरी तरफ देखना आप उत्तर। बेटा विद फाइनेंशियल मार्केट यानी कि अब सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। बेटा सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट में सिर्फ एक चेंज है, कहता है फाइनेंशियल मार्केट भी आ गई। बेटा जब तक मैं ये ना बताऊं फाइनेंशियल मार्केट क्या है, वैसे बिजनेस स्टडीज में पता लग जाएगा अभी बहुत डिटेल में, तब तक बेटा फाइनेंशियल मार्केट का मतलब या इकोनॉमिक्स में फाइनेंशियल मार्केट का मतलब समझो बैंक्स, बस खत्म कहानी, ज्यादा टेंशन ही नहीं, ठीक है जी। इसका मतलब कुछ और नहीं बेटा, सिर्फ बैंक्स है, लिखना नहीं है बैंक्स पेपर में, यहाँ पे लिखना फाइनेंशियल मार्केट है, मैंने लिख दिया बस ऐसे ही, ठीक है जी। मतलब बैंक। अच्छा बैंक साथ में आ जाएगा इकोनॉमी में तो क्या होगा, ये इकोनॉमी का कोई सेक्टर नहीं है, इसलिए मैंने ऐसा नहीं करा सर्कुलर फ्लो इन 3 सेक्टर। बैंक कोई सेक्टर नहीं है, सेक्टर वही है जो कल बताए थे 4, क्या क्या, हाउस होल्ड, फर्म, गवर्नमेंट और फॉरेन सेक्टर। बैंक कोई सेक्टर नहीं होता बेटा, ठीक है ना जी। लो उत्तर तो बेटा सर्कुलर फ्लो इन 2 सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल मार्केट। अब फाइनेंशियल मार्केट आ गया, चेंज क्या होगा बेटा, अभी तक हाउस होल्ड कोई सेविंग नहीं करता था, अब बेटा बैंक आ गया तो जोड़ेगा बेटा वो पैसा,
तो बेटा यहां से एक लूप क्रिएट होगा, यहां हम लिखेंगे सेविंग्स। ठीक है जी। तो क्या बेटा फर्म्स नहीं जोड़ेंगी? फर्म्स भी जोड़ेंगी, बैंक आ चुका है सेविंग्स। लेकिन बेटा फर्म में एक और लूप क्रिएट होगा, बोरोइंग्स। अब सुनना बेटा काम की बात। बेटा अब कोई क्वेश्चन ये भी कर सकता है कि आपने बोरोइंग इधर क्यों नहीं बनाई, हाउस होल्ड के साइड? देखो बेटा, पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ प्रोडक्शन के इर्द गिर्द घूमती है। पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स जिन्होंने पढ़ लिया है या जो रिवीजन में पढ़ रहे हैं, जिनको आइडिया होगा, स्कूल से पढ़ा हुआ या कहीं और पढ़ा हुआ, सर आपको पता है पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या, जीडीपी के अलावा मुझे नहीं लगता कि और कोई वर्ड इससे ज्यादा रिपीटेटिव है। सिर्फ एक ही वर्ड है जो सबसे ज्यादा रिपीटेशन में लगा, वो जीडीपी है, वो प्रोडक्शन है। ठीक है ना? पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन की बात है, और प्रोडक्शन के लिए बोरोइंग सिर्फ फार्म करती है, क्योंकि बेटा आपको पता है फार्म ही प्रोड्यूस कर सकती है। इसलिए बेटा बोरोइंग सिर्फ फार्म की साइड बनाना, वो बोरोइंग जो प्रोडक्शन के लिए होगी वही कवर होगी बेटा। बेटा अगर हाउस होल्ड ने बोरोइंग करी भी तब भी नहीं हम बना रहे, क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन के लिए बोरोइंग नहीं करेगा। अब हम मानते हैं ना, कल माना था ना, प्रोडक्शन कौन करेगा? सिर्फ और सिर्फ फार्म। हाउस होल्ड ने करके क्या करना है? बोरोइंग। वो बोरोइंग करेगा, उसके घर में कोई शादी है, उसकी बहन की, उसकी बेटे की शादी कर देगा, वो प्रोडक्शन नहीं करेगा। वो क्या करेगा बेटा? बोरोइंग करेगा, एक व्हीकल ले आएगा, वो प्रोड्यूस नहीं करता। हाउस होल्ड इज द कंज्यूमिंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, कंजम्पशन सेक्टर है वो इकोनॉमी का, प्रोड्यूसिंग सेक्टर नहीं है। वो कंज्यूम करने के लिए बना है। समझ में आती है बात? तो बेटा वो कंजम्पशन सेक्टर है, क्योंकि इकोनॉमी का प्रोडक्शन सेक्टर नहीं है, इसलिए उसकी बोरोइंग कभी नहीं बनानी। बहुत सारे प्राइवेट राइटर बनाते हैं, अंधाधुन बनाते हैं, टीचर्स तक बनवा रहे होते हैं। सर गलत है, मैं लॉजिक पे बता रहा हूं आपको, बिल्कुल गलत है। क्लियर है बेटा बात? समझ में आती है? 2 सेक्टर विद फाइनेंशियल मार्केट। अब बेटा 3 सेक्टर में अब क्या होगा? अब 3 सेक्टर कौन कौन से होंगे? समझदार आंसर करना। हाउस होल्ड होगा, फार्म होगा, पहले गवर्नमेंट आएगी, चौथा सेक्टर होता है फॉरेन सेक्टर। ठीक है जी। तो चलो जी देखते हैं बेटा क्या चेंज हुआ। हाउस होल्ड, फार्म्स, फाइनेंशियल मार्केट, गवर्नमेंट। लो जी 3 सेक्टर डाल दिए, फाइनेंशियल मार्केट डाल दी। बाबू अब पहले हाउस होल्ड और फार्म सेक्टर का जो लूप है वो पूरा करेंगे। देखो मैं बड़ी सिंपल सी बात बोल देता हूं आपको, चाहो तो बेटा चारों लूप बना देना कि इसने फैक्टर सर्विसेज दी, इसने फैक्टर पेमेंट करी, आपने बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा, और आपने गुड्स और सर्विस दिए। 4 ही लूप थे, चारों बना दो। ठीक है? नहीं बनाने चारों, टाइम बर्बाद लगता है। सर हर बुक एक काम करती है, सिर्फ मनी फ्लो बनाती है। सर आप मनी फ्लो बना दो, कोई काट नहीं सकता। मनी फ्लो आपको याद होना चाहिए, मैंने अभी भी बनाया था कि आपने फैक्टर पेमेंट करी, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट दिया, और इन्होंने क्या किया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विस। ये देखो, ये देखो, सिर्फ मनी फ्लो बना दिया मैंने कि आपने फैक्टर सर्विसेज दी, सॉरी आपने फैक्टर पेमेंट दी, और इन्होंने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया आपके गुड्स और सर्विस पे। मैंने भी सिर्फ यही बना दिया, कोई दिक्कत तो नहीं कि इन्होंने पहले फैक्टर पेमेंट दी, इन्होंने बेटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया ऑन द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आ रही है बेटा बात? सिर्फ मनी फ्लो बना दो बेटा, टाइम बर्बादी से बच जाओगे। बनाना चाहो तो चारों लूप बना सकते हो, कोई नहीं काट सकता। ठीक है? अब बेटा वही बात जो पहले थी वही पूरी कर रहा हूं। सेविंग्स, सेविंग्स, बोरोइंग्स, सेविंग्स। बेटा सरकार की बोरोइंग बना सकते हो अगर इंडिया जैसी कंट्री है तो। हाँ मजाक नहीं कर रहा मैं, हम मिक्स्ड इकोनॉमी है बेटा। हमारे यहां सिर्फ फर्म प्रोड्यूस नहीं करती, हमारे यहां बेटा सरकार भी गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस करती है और बेचती है। व्हाट अबाउट बीएसएनएल? सर्विस प्रोड्यूस करके बेच नहीं रही। व्हाट अबाउट इंडियन रेलवे? सरकार ही सर्विस प्रोड्यूस कर रही है, बेच रही है। 100% शेयर किसका है? सरकार का ही तो है।
ठीक है ना। हमारे जैसे देश में बेटा आप बोरोइंग गवर्नमेंट के लिए भी बना सकते हो, क्योंकि सरकार भी बोरोइंग करती है प्रोडक्शन के लिए। क्लियर है बात। हाउस होल्ड में कभी नहीं बनाना, तो दिक्कत तो नहीं, समझ में आती है बात। अब बेटा गवर्नमेंट कैसे लिंक्ड है विद हाउस होल्ड एंड फर्म, ये बहुत बड़ा मुद्दा है बेटा। बाकी कुछ का पता है कि नहीं पता बेटा, एक बात कंफर्म है, टैक्सेस। आप कोई भी हो, सरकार को टैक्स तो दोगे ही ना। अब हाउस होल्ड ऑफ फर्म हो, टैक्स तो बैठता है ना सरकार का, तो वो तो दोगे कंफर्म। बेटा दो लूप और हाउस होल्ड की तरफ क्रिएट कर देना, ट्रांसफर पेमेंट एंड फैक्टर पेमेंट। अब मुद्दा उठता है ये क्या चीज है बाबू, इस पे टाइम लगा देते हैं, कुछ नहीं होता, बाकी इधर वाला पोर्शन कल कर लेंगे, थोड़ी सी बात रह जाएगी। बेटा ट्रांसफर पेमेंट और फैक्टर पेमेंट ये क्या होता है बेटा। फैक्टर पेमेंट इज नोन एज बाइलेटरल ट्रांसफर्स। बाइलेटरल मतलब बेटा टू साइडेड, कि हाउस होल्ड आपको अपनी सर्विसेज देता है तो आप पेमेंट करते हो। इसने आपको लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर दिया तो आपने फैक्टर पेमेंट करी, रेंट वेजेस इंटरेस्ट प्रॉफिट। अब खुद समझो, इतना सारा गवर्नमेंट सेक्टर है, सरकारी स्कूल हैं, सरकारी हॉस्पिटल हैं, बेटा हाउस होल्ड तो अपनी लेबर सर्विसेज दे रहा है आपको, नहीं दे रहे। हाउस होल्ड लेबर सर्विस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कौन काम कर रहा है आपके लिए वहां, जीएसटी डिपार्टमेंट कौन काम कर रहा है आपके लिए वहां, सर हाउस होल्ड दे रहा है ना आपको आपके अपनी फैक्टर सर्विसेज, तो आप उसके लिए फैक्टर पेमेंट कर रहे हो। मैं ये वर्ड बहुत बार बोलूंगा, फैक्टर पेमेंट आर नोन एज बाइलेटरल ट्रांसफर्स। बाइलेटरल मतलब टू साइडेड, कोई आपके लिए कुछ करता तो आप देते हो, फ्री में नहीं देते। एंड ट्रांसफर पेमेंट बेटा, ट्रांसफर पेमेंट्स आर यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल मतलब ओनली वन साइडेड, आपके लिए हाउस होल्ड ने कुछ नहीं किया, आपने तब भी उसको कुछ दिया। सर स्कॉलरशिप, उसने टॉप किया अपना जिला, आपके लिए नहीं किया, अपने लिए टॉप किया, उसके घर में तंगी थी, आपने स्कॉलरशिप दे दी उसको। विधवा पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, सर दे रही है ना सरकार, और आप कुछ नहीं भी करो सरकार के लिए तब भी दे रही है बेटा। तो ऐसी पेमेंट्स को बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट। तो गवर्नमेंट फैक्टर पेमेंट भी करती है हाउस होल्ड को, ट्रांसफर पेमेंट भी करती है, कोई दिक्कत तो नहीं, समझ में आती है बेटा बात। मैं वो इधर वाला पोर्शन मैं कल कवर करूंगा, क्योंकि मुझे इस पर टाइम लगाना है सब्सिडी पर। यहां पर आज के लिए रखते इतना ही है, बाय बाय।